नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे, जहां हम आर्थिक जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें करवाते हैं आपसे रूबरू। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आज कारोबारी जगत का तीसरा दिन है। 2 दिन की बिकवाली पर रोक लगती हुई नजर आ रही है बाजारों में और भारी खरीदारी है रियलिटी और फार्मा सेक्टर में। क्यों ये खरीदारी हो रही है, इस पर हम करेंगे फोकस और साथ ही साथ बात करेंगे कई ऐसी प्रमुख आर्थिक खबरों की जो आपके लिए है जरूरी। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉपलाइंस का। भारत बनेगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ग्लोबल हब। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 2028 तक $20 अरब तक पहुंचेगा सेटकॉम बाजार। दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बाद महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बड़ा फैसला। पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान के साथ नहीं होगा कोई व्यापार। भारतीय रिजर्व बैंक के बाद महाराष्ट्र सरकार का किसानों को लेकर बड़ा फैसला। एग्री लोन में नहीं होगी सिबिल स्कोर की बाध्यता। कृषि ऋण में मामले सिबिल स्कोर पर जोर देने वाली बैंक शाखाओं पर होगी कार्रवाई। और जैसा कि मैंने कहा था कि आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। 200 अंकों की तेजी के साथ 81,300 के पार सेंसेक्स। निफ्टी में भी मामूली बढ़त। तो ये हैं तमाम आर्थिक खबरें जिन पर रहेगी आज हमारी नजर। शुरुआत करते हैं गिफ्ट निफ्टी से। गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती क्यूज क्या कह रहे हैं, आइए पहले वो देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत सपाट हुई थी। रेंज बाउंड दायरे में 24,770 का लेवल है। 35 अंकों का दबाव देखा जा रहा है। हालांकि भारतीय शेयर बाजारों की जो ओपनिंग थी वो 127 अंक अप 81,313 पर हुई थी। अभी जो करंट काउंटर है एक बार वो देखते हैं कि 81,313 का लेवल है जो सेंसेक्स का ओपनिंग काउंटर है। और निफ्टी में भी मामूली तेजी नजर आ रही है। निफ्टी का भी काउंटर एक बार देखते हैं। निफ्टी 24,701 और 17 अंकों की बढ़त यहाँ नजर आ रही है। अभी 81,495 का लेवल, 308 पॉइंट्स अब सेंसेक्स है, करंट आंकड़ा है। और निफ्टी में भी 87 अंकों की बढ़त, जहाँ 24,771 का लेवल है। कौन से वो स्टॉक्स हैं जो बाजार में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें लीड कर रहे हैं? देखिए, 2 बड़े काउंटर्स फार्मा क्षेत्र की, क्योंकि फार्मा हब बनने की तैयारी में भारत है। खबरों के दम पर दोनों स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां भारत इलेक्ट्रॉनिकल्स है और साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल, HDFC चार्ट में निचले पायदान पर बने हुए हैं आधे फीसद की बढ़त के साथ। कहां पर मुनाफा वसूली हावी है, जहां बाय ऑन डिप का कॉल है, तो इटर्नल, ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स, ये तमाम वो स्टॉक्स इनके वैल्यूएशंस भले ही हाई हैं, लेकिन अभी स्टॉक में दबाव देखा जा रहा है। वही NTPC, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, अदानी पोर्ट्स में भी दबाव है। यानी कि 2 दिग्गज जो बैंकिंग काउंटर्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर के, वो इस वक्त दबाव के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दुनिया भर में भारत उपग्रह दूरसंचार का सबसे बड़ा बाजार होगा। ट्राई मुख्यालय में आयोजित सेमिनार में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का सेटकॉम बाजार साल 2028 तक बढ़कर $20 अरब का हो जाएगा, जो अभी के $2.3 अरब के मुकाबले 10 गुना बढ़ा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ट्राई ने सेटकॉम स्पेक्ट्रम के मानदंडों पर राय दी। अब सरकार की सिफारिशों की समीक्षा कर नीति को आगे बढ़ाना है। सिंधिया ने कहा कि इस नीति को जल्द आगे बढ़ाने के लिए सरकार उत्सुक है। उन्होंने कहा कि ट्राई ने सेटकॉम स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन के लिए नियम बनाए और कई कंपनियों के लाइसेंस हासिल किए। उपग्रह नेटवर्क की ये शुरुआत आने वाले वर्षों में विश्व में सबसे तेज होगी। साथ ही कहा कि एक बार दूरसंचार ऑपरेटर्स को अनुमति मिल जाने के बाद वो सेवाओं को दूर दूर तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 16वें वार्षिक दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विनियामक मंजूरियों में देरी से अनिश्चितताएं पैदा होती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि CCI को ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहे और बेवजह किसी भी रोक टोक से बचा जा सके। In today's interconnected and fast-paced economy, delays in regulatory clearance can lead to uncertainty, disrupt commercial timelines, and potentially erode the intended value of transactions. It is therefore imperative that regulatory frameworks, while maintaining rigorous oversight, also facilitate swift and seamless approvals for combinations that pose no harm
to competition. वहीं वित्त मंत्री साहिबा ने कहा कि बाजार में सभी के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण और विनिवेश की संभावनाएं होनी चाहिए। उन्होंने प्रोडक्शन और रोजगार को बढ़ावा देने के सिद्धांतों का भी जिक्र किया। India's ongoing structural reforms, whether it is asset monetization, disinvestment, and digital public infrastructure, all are geared towards unlocking market potential and deepening competition. In the same vein, regulators must be guided by the principle of minimum necessary, maximum feasible in order to balance regulatory vigilance with a pro-growth mindset. Again, in this year's budget, I had announced that the requirements and the procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized, and the scope for fast-track mergers will also be widened and the process be made simpler. और फिलहाल वक्त अब एक छोटी सी ब्रेक का है और आप जुड़ रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ, जहां हम फोकस की चर्चा करेंगे ब्रेक के उस पार। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब इकोनॉमी टुडे में बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो आज का फोकस जुड़ा हुआ है भारतीय रेल से, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं अमृत भारत स्टेशन योजना को लेकर कि कैसे, क्योंकि आप जब रेल की बात करते हैं तो वो रेलवे स्टेशन से इतर नहीं हो सकता, उसका होना लाजमी है। आखिरकार अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है, ये ग्राफिक्स के जरिए पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम मुखातिब होंगे हमारे खास मेहमान से कुछ ही देर में, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सीधे रुख करते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए कैसे, जब हम अमृत भारत स्टेशन योजना की बात करते हैं, उससे पहले आपका तारुफ करा दें। हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दिलीप कुमार जी, कार्यकारी निदेशक रेलवे बोर्ड। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। तो आपसे अगला सवाल लेने से पहले हम अपने दर्शकों को समझाते हैं कि आखिरकार अमृत भारत स्टेशन योजना है क्या। अमृत भारत स्टेशन योजना में देश भर में करीबन 1300 से ज़्यादा जो स्टेशन हैं उनका पुनर्विकास करना, ये रेल मंत्रालय का लक्ष्य है और ये 2023 में शुरू की गई थी ये योजना। अब इसमें होना क्या है? होना ये है कि यात्रियों का यात्रा जो अनुभव है उससे सुगम बनाने के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी और इन रेलवे स्टेशंस का जो आप आधुनिकीकरण है वो स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित आपको नजर आएगा। जैसे कि अगर आप जयपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर राजस्थान के हवा महल की छवि आपको देखने को मिलेगी और साथ ही स्टेशंस जो हैं वो सिटी सेंटर के रूप में विकसित किए जाएंगे। भोजन, यानी कि अगर आप खाना पीना चाहते हैं तो उसके लिए जो तमाम दुकानें हैं वो गुणवत्तापूर्ण रहेंगी, उनकी क्वालिटी एफिशिएंसी पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही जो वेटिंग लाउंजेस हैं, प्लेटफॉर्म्स पर बैठने की जो व्यवस्था है वो एक अलग ही स्तर होगा इन तमाम स्टेशंस का। अब यहाँ पर आप समझिए कि मुफ्त वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा आपके लिए होगी, क्योंकि ट्रेन्स में अक्सर कनेक्टिविटी का इशू रहता है दूर दराज इलाकों में जब आप ट्रैवल करते हैं। अब यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए अनाउंसमेंट से इतर अलग अलग भाषाओं में स्पष्ट और दृश्यमान साइन बोर्ड्स की व्यवस्था होगी। ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था, यानी लाइटिंग का जो पूरा सिस्टम है वो कितना तकनीक उन्नत है ये देखा जाएगा। साथ ही जो बेस्ट से बेस्ट टेक्नोक्रेट उपकरण हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी और जो तमाम
उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन, उन्हें कम करने के लक्ष्य से भारतीय रेल आगे बढ़ रही है और उसमें भी ये अमृत स्टेशन जो हैं वो कारगर साबित होंगे। दिलीप जी, पहला सवाल यही है कि अमृत भारत स्टेशन योजना, अगर हम तमाम जो रेलवे स्टेशन हैं उनके कायाकल्प करने की बात करते हैं, कितनी युगांतकारी साबित होगी रेलवे के इतिहास के लिहाज से? 2 साल पहले इस योजना की शुरुआत हुई, जिसमें हम लोगों ने देश भर के 1300 से अधिक स्टेशनों को चिन्हित किया है, जिनका विकास हम अमृत स्टेशन के रूप में कर रहे हैं, और उसमें से 103 रेलवे स्टेशन बन करके तैयार हो गए हैं। इन स्टेशनों पर हमारा फोकस है कि विकसित भारत 2047 का जो हर भारतीय का स्वप्न है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, उसके आलोक में हम विश्व स्तरीय स्टेशन डेवलप करें, जो कि स्थानीय विरासत, स्थानीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व तो करते ही हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ के मामले में, पैसेंजर एमिनिटीज़ के मामले में वर्ल्ड क्लास की सुविधाओं से युक्त हों। और इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने कई स्टेशनों का विकास कर लिया है। 103 स्टेशन बन करके तैयार हो गए हैं, और जो स्टेशन बन गए हैं उनका कल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया जाना है। वह राजस्थान के देशनोक स्टेशन पर स्वयं जाएंगे और वहां से देश भर के 103 स्टेशनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। जी, ये तमाम अमृत स्टेशन हैं दिलीप जी, इनमें हमें संस्कृति, सभ्यता और जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, इसका अनूठा संगम भी देखने को मिलेगा, खास तौर पर यात्रियों के लिए और उनकी आंखों के लिए एक सुखद अनुभव। मान लीजिए अगर वो जिस राज्य में ट्रैवल कर रहे हैं, उसी राज्य से जुड़ा हुआ जो संस्कृति से उनका जुड़ा हुआ महत्व है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जो अमृत स्टेशन हैं या कोई भी रेलवे स्टेशन जो है, वो शहर क्या सिटी सेंटर रहा है प्रारंभ काल से ही। शहर की जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, आप देखेंगे कि वो रेलवे स्टेशन के आसपास केंद्रित रहा है। जब से रेल चली है तब से लेकर करके अभी तक। और जब भी हम किसी नए शहर में जाते हैं तो हमारी पहली मुलाकात जो होती है वह रेलवे स्टेशन से ही होती है। तो हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि रेलवे स्टेशन जहाँ पर कि आपकी पहली मुलाकात शहर से होती है, वहाँ उस शहर की विरासत, उस शहर की ऐतिहासिकता, उस शहर की दूसरी सांस्कृतिक विशेषताएं, उन सब की झलक जो है वह रेलवे स्टेशन पर ही आपको प्राप्त हो। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का एक स्टेशन है सिवनी स्टेशन, जो कि पेंच अभयारण्य के पास है, और यहीं पर जंगल बुक जो रुडयार्ड किपलिंग की कहानी है और उसका पात्र मोगली, तो जंगल बुक की जो पृष्ठभूमि है वही पेंच में है। तो सिवनी स्टेशन को हम लोगों ने मोगली थीम पर डेवलप किया है, जिसमें मोगली जो सीरियल है या मोगली बुक जो है उसके सारे कैरेक्टर्स जो है आपको वो स्टेशन पर देखने को मिल जाएंगे। तो एक ये है कि प्रकृति से हम लोगों ने प्रेरित स्टेशन डेवलप किया है। इसी तरह से कुछ शहर ऐसे हैं जिनकी एक सांस्कृतिक विरासत है। जैसे दक्षिण भारत के शहरों की बात करें, जिसका अभी हम लोगों ने काम कंप्लीट किया है, वृद्धाचलम है या चिदम्बरम है या श्रीरंगम है। तो ये सब स्टेशन जो हैं वह मंदिर के शहर के रूप में विख्यात हैं, और दक्षिण भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर जो हैं इन शहरों में हैं, जैसे कि श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर है। तो उस मंदिर का जो आर्किटेक्ट है उसकी झलक हम लोगों ने स्टेशन में ली है। गोपुरम जो कि द्रविड़ वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके आधार पर स्टेशनों को डेवलप किया गया है। दिलीप जी कहते हैं कि पहली मुलाकात तभी यादगार बनती है जब आप अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे। तो ऐसे में तमाम स्टेशन में जो पेय पदार्थ हैं या खाने पीने की व्यवस्था है, उसे कितना गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा, क्योंकि अक्सर ही शिकायत रहती है जो तमाम यात्री होते हैं कि खाने पीने की सुविधाएं उतनी साफ सुथरी नहीं होती। इन स्टेशंस पर ये बाइफर्केशन, ये डिमार्केशन हम कैसे महसूस कर पाएंगे? अमृत भारत योजना के तहत जो स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं उसमें सभी जगह फूड लॉन्च की भी व्यवस्था की गई है, और जो प्रतिष्ठित ब्रांड्स हैं फूड के क्षेत्र में उनको तो हम लोग महत्व देंगे ही, साथ ही उस राज्य का जो स्पेशल फूड है उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। हम लोगों ने 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्कीम जो लॉन्च किया है, उसके तहत इन सभी अमृत स्टेशनों पर ऐसी दुकानें खोली जाएगी या ऐसे स्टॉल्स लगाए जाएंगे जिसमें उस क्षेत्र का कोई न कोई एक बढ़िया प्रोडक्ट जो है, जिससे उस क्षेत्र की पहचान होती है या उस शहर की पहचान होती है, वह वहाँ पर उपलब्ध होगा। जैसे कि आगरा में हम लोगों ने आगरा ईदगाह को डेवलप किया है अमृत भारत योजना के तहत, तो वहाँ पर आगरे का पेठा जो है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के रूप में वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये एक सेतु के रूप में कैसे काम करेंगे? आपने बहुत अच्छी बात की कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट।
आपको स्टेशन पर जहाँ खाने पीने की चीज़ मिल रही है वहीं उस राज्य का आर्थिक विकास भी हो रहा है। और ये अपने आप में, अगर आपके स्टेशंस वेल डेवलप्ड हैं तो आप व्यापार करने के लिए उस राज्य में ज़रूर जाएंगे, आपकी आवाजाही वहाँ बढ़ेगी। आप अगर नौकरी करते हैं तो आप उस स्टेशन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। ये स्टेशंस एक आर्थिक सूचक भी होते हैं राज्य की प्रगति को लेकर। बिल्कुल, किसी भी शहर की जो आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्थिति होती है, उसकी प्रथम झलक यदि कहीं पर मिलती है तो वह रेलवे स्टेशन ही है। वह शहर कितना साफ़ सुथरा होगा, इसका अंदाज़ा आप रेलवे स्टेशन पर उतरते ही लगा सकते हैं। तो इसीलिए हमारी पूरी कोशिश है कि सभी स्टेशनों को, जब हम वर्ल्ड क्लास की बात करते हैं, तो स्वच्छता के मामले में अग्रणी रखें और साथ ही जो दूसरी वहाँ की विरासतें हैं उसको भी हम लोग उसमें शामिल करें। और निश्चित रूप से जब रेलवे स्टेशन बढ़िया होगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तो वहाँ पर जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वह भी बढ़ेंगी और स्टेशन के आसपास का जो एरिया है वह तो डेवलप होगा ही, पूरे शहर का भी विकास एक नए सिरे से होगा। पर्यटन में भी काफ़ी संभावनाएं हैं और जब हम अच्छे रेलवे स्टेशन, अच्छी कनेक्टिविटी और अच्छी रेलगाड़ियाँ चलाते हैं तो उस शहर का जो पर्यटन है, उद्योग है, उसको लाभ मिलता है और बड़ी संख्या में पर्यटक जो है उस शहर की ओर जाते हैं। अच्छा दिलीप जी, 1300 से ज़्यादा जो रेलवे स्टेशन हैं उनका पुनर्विकास होना है, किस तरह से चरणबद्ध तरीके से इसका विकास किया जाएगा? नोडल ऑफिसर्स जो रेलवे के हैं वो किस तरह से अपने कामकाज को अंजाम देंगे और कितना चुनौतीपूर्ण आप मानते हैं, क्योंकि कई ऐसे स्टेशन हैं जो दूर दराज इलाके में बने हुए हैं? बिल्कुल, दूर दराज इलाके में स्टेशन हो या फिर मुख्य सेंटर हो, सभी जगह हमारी टीम है और ये जो स्टेशनों का डेवलपमेंट है उसकी मॉनिटरिंग एपेक्स लेवल पर होती है। रेलवे बोर्ड में चेयरमैन और माननीय मंत्री जी प्रायः प्रतिदिन ही अमृत स्टेशनों के विकास का जायजा लेते हैं और जितने भी स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं उसकी डिजाइनिंग जो है न सिर्फ स्थानीय स्तर पर अप्रूव की जा रही है बल्कि उसको हम लोग सेंट्रलाइज तरीके से भी मॉनिटर कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि इन स्टेशनों का विकास इस तरह से किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा हो, रोज़गार के अवसर सृजित हों और जो फैसिलिटीज़ है वह वर्ल्ड क्लास ही हो, चाहे वो तो फैसिलिटी एस्केलेटर की हो या फिर टॉयलेट्स की सुविधा हो या पोर्च हो। इन सभी स्टेशनों पर एक बात और हम लोगों ने किया है कि जो सर्कुलेटिंग एरिया है और जो पार्किंग है उसको कई गुना हम लोगों ने बेहतर बनाया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोड व्हीकल्स की संख्या देश में लगातार बढ़ रही है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने रोड व्हीकल को स्टेशन पर पार्क करके दूसरे शहर में या दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं। तो उन सब की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने काम किया है। क्योंकि विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत का है, ऐसे में जब हम उन्नति तकनीक को इसके साथ जोड़ते हैं तो एक अलग ही लेवल पर हमें एहसास होता है कि बहुत कुछ करना बाकी है। अगर हम वेटिंग लाउंजेस की बात करें, उन्हें कितना तकनीक से उन्नत बनाया जाएगा और ख़ास तौर पर जो हरित ऊर्जा है हर स्टेशन को उससे कैसे जोड़ा जाएगा? देखिए, जितने भी वेटिंग लाउंजेस हैं या वेटिंग हॉल हैं उन सबको हम लोगों ने इम्प्रूव किया है और जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है इस मामले में, जो स्टैंडर्ड्स स्थापित किए गए हैं उसके हिसाब से एग्रोनॉमिकली डिजाइंड सीटें लगाई गई हैं। साथ ही हम लोगों ने वातानुकूलित वेटिंग हॉल्स की व्यवस्था की है। तो इस तरह से व्यवस्थाएं की है। कई वेटिंग हॉल्स में हम लोगों ने साथ में टी स्टॉल्स भी लगाए हैं ताकि यदि लोगों को ज़रूरत हो तो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वह वेटिंग लॉन्ज में पूरी होती रहे। स्थानीय समुदाय के इनपुट्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जो ये अमृत स्टेशंस हैं इन्हें और उन्नत और क्रियाशील बनाने में? जब हमने स्टेशनों का विकास किया तो यह एक प्रमुख मुद्दा रहा कि उनकी डिजाइनिंग या उनका जो कोर वैल्यू आप कही कि क्या रहेगा, और तब हम लोग ने रियलाइज़ किया कि हमें ऐसे स्टेशन डेवलप करने हैं जिसमें स्थानीयता की पूर्ण झलक मिले, तो बाहर से उसकी जो पूरी संस्कृति है वहाँ पर परिलक्षित होती रहे। जैसे थावे स्टेशन जो है बिहार का, जहाँ पर एक माता जी का मंदिर है, तो उस स्टेशन की डिजाइनिंग जो है हम लोगों ने उस मंदिर से प्रेरित होकर के तैयार किया है। इसी तरह से यदि हम लोग बात करें डोंगरगढ़ स्टेशन की, तो वहाँ पर माँ बम्बलेश्वरी जी का मंदिर है, तो उस स्टेशन का डेवलपमेंट जो है उस मंदिर से प्रेरित होकर किया है। तो उस स्थल विशेष की या उस शहर विशेष का जो मुख्य भाव है वह हम लोगों ने स्टेशन की वास्तुकला में शामिल किया है। लेकिन जो अंदर की जो फैसिलिटीज़ है उसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, प्रवेश के लिए, वहाँ से बाहर जाने के लिए काफ़ी मुफीद व्यवस्था, काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का आप रोल इस योजना को और सफल बनाने में और प्रगतिशील बनाने में कितना मानते हैं?
अभी जो स्टेशन डेवलप किए गए हैं 103, उसमें सभी स्टेशनों का विकास रेलवे के रिसोर्सेज से किया गया है और हमारी कोशिश है कि यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेलवे के जो रिसोर्सेज हैं उसके आधार पर हम काम करते हैं। और साथ ही इसमें आप रोज़गार के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इस तरह की योजनाएं बहुत छोटे लेवल्स पर लोगों को जो एंट्री लेवल्स हैं उस पर रोज़गार देने में मादा रखती हैं, ये कितना अहम हो जाता है इस योजना? किसी भी क्षेत्र या शहर के जीडीपी को बढ़ने की बात यदि हम लोग करें या फिर वहाँ की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि की बात करें तो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे तो रोड का हो, चाहे रेलवे का हो या फिर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो, इन सब का होना ज़रूरी है क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं। तो रेलवे स्टेशंस भी अच्छे हों और उनकी अच्छी कनेक्टिविटी हो, सभी प्रमुख शहरों से आवागमन की सुविधा बनी रहे या वहाँ से आने और जाने की सुविधा बनी रहे, तो ये सब फैसिलिटीज़ जब डेवलप की जाती है तो स्टेशनों का तो विकास होता ही है, साथ ही शहर की जो इकोनॉमी है वह भी सुदृढ़ होती है। और बहुत संक्षिप्त में आपसे आखिर में जानना चाहेंगे कि संरक्षित सुरक्षित रेल के साथ साथ आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेशंस हैं ये यात्रियों को कितने सुगम और साथ ही साथ अच्छे अनुभव देंगे, और जब आपका अनुभव अच्छा होता है तो आप इसकी चर्चा दूसरे से भी करते हैं? जो अमृत स्टेशन है वह एक नया प्रतिमान गढ़ रहे हैं, एक नया मानक देश में स्थापित हो रहा है और हम सभी चाहते हैं कि जो भारत के जो रेलवे स्टेशन है वह विश्व के दूसरे रेलवे स्टेशनों की तुलना में न सिर्फ बेहतर हों बल्कि अधिक से अधिक सुविधाओं से युक्त हों। भारतीय रेलवे व्यवस्था में आप जानती हैं कि प्रतिदिन 2.5 करोड़ से अधिक लोग रेलवे को एक माध्यम के रूप में चयनित करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पर रेलवे के माध्यम से जाते हैं। तो जब ये स्टेशन बेहतर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक नए और बेहतर भारत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। बिल्कुल, वो कहते हैं कि जब आप अमृत पान करते हैं तो आपको ठंडक मिलती है और ऐसे ही अमृत स्टेशन पर जब आप सफ़र करने के लिए जाएंगे तो आपका अनुभव भी बहुत ज़्यादा सुगमशील और सुखद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, आप इस शो पर आए और आपने अपने विचार इस मंच से साझा कर हमें अमृत स्टेशन योजना से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारियां साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। और अब वक्त हो चला है कि आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अन्य खबरों के साथ। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। कल आपसे मुलाकात होगी एक नए फोकस को लेकर। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर की महत्वपूर्ण बैठक में आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों के बहिष्कार का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ऐसे देशों के उत्पादों का विरोध करना जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और जो भारत की सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में सालाना आधार पर रिकॉर्ड 66% बढ़ा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जानकारी दी कि अप्रैल 2025 में राज्य का अब तक का सबसे ज्यादा 332 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह दर्ज किया गया है। साथ ही करदाताओं की संख्या भी 20,000 के आंकड़े को पार कर गया है। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय जेंसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ जांच 3 से 5 महीने में पूरी कर लेगा। साथ ही 18 अन्य संबंधित कंपनियों की जांच भी 3 से 5 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। जेंसोल इंजीनियरिंग पैसों के गबन और गवर्नेंस में गड़बड़ी के कारण जांच के दायरे में है। देश की ट्रैक्टर इंडस्ट्री इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में ट्रैक्टरों की बिक्री पहली बार 10 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर सकती है। अनुकूल मॉनसून, बढ़ते न्यूनतम समर्थन मूल्य और ग्रामीण इलाकों में सरकारी निवेश इस उम्मीद को मजबूती दे रहे हैं। टीपीआईआईटी ने हितधारकों के परामर्श के बाद कुछ विद्युत उपकरणों पर अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश यानी QCO की कार्यान्वयन की समय सीमा 1 वर्ष बढ़ाकर मार्च 2026 कर दी गई है। सरकार ने कहा कि QCO घरेलू, वाणिज्यिक सभी विद्युत उपकरणों पर लागू होगा। भारत से तुर्की और अजरबैजान के लिए वीजा आवेदनों में 42% की गिरावट दर्ज की गई है। वीजा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म एटलिस के मुताबिक केवल 36 घंटों के भीतर वीजा आवेदन प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ने वाले यूजर्स की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। सेबी ने 7 कंपनियों के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। इनमें क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज, कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक, श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी, जेसंस इंडस्ट्रीज, जेम एरोमेटिक्स, यूरो प्रतीक सेल्स और जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट शामिल हैं। एयरटेल यूजर्स के लिए गूगल वन क्लाउड स्टोरेज सब्सक्रिप्शन सर्विस की पेशकश करते हुए भारतीय एयरटेल और गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी से यूजर्स की लिमिटेड डिवाइस स्टोरेज की परेशानी दूर होगी। साथ ही यूजर्स को क्लाउड स्टोरेज की सर्विस 6 महीने फ्री मिलेगी। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 1200 करोड़ रुपए के निवेश से हरियाणा में अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी है। इस प्लांट में उत्पादन 2027 में शुरू होगा, जिससे लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।